मैंने इस अद्भुत मूर्ति का राज पता कर लिया है और साथ में ये भी कि आखिर क्यों वैम्पायर इसकी पूजा कर रहे थे और ये जो इस मंदिर के बाहर रिचुअल किया जा रहा है उसका क्या मतलब है। इसके साथ हम कुछ क्रेजी थ्योरी जो इंटरनेट पे चल रही है, जो वैम्पायर को स्त्री से जोड़ती है, भेड़िया को वैम्पायर से जोड़ती है, उन सब पे भी बात करेंगे, जिन पे मैं अपनी राय भी रखूंगा कि आखिर कौन सी थ्योरी कितनी सही हो सकती है। और लास्ट में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे थामा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों की नींव रखने वाली है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अब शुरुआत से ही इस मूवी की दो टाइमलाइन होने वाली है। ये कहा जा रहा था, एक प्रेजेंट की जहां अपना हीरो रहेगा और दूसरी पास्ट की जहां वैम्पायर रहते थे, और अपना हीरो आलोक उन्हीं की खोई हुई नगरी जिसे विजय नगर कहा जा रहा है उसे ढूंढने जाएगा। और शायद इसीलिए शुरुआत में मूवी का नाम वैम्पायर ऑफ विजयनगर रखा गया था, जो कि मुझे तो सुनने में काफी कूल लगा था। पर मेकर्स ने अगर उसे बदल के थामा जैसा नाम रखा है तो इसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, और उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि आखिर थामा नाम का राज क्या है। लेकिन फिलहाल इन दो टाइमलाइन वाली चीज को सुलझाते हैं। अब ये जो दो टाइमलाइन वाले रूमर्स है उसको काफी हद तक टीजर भी सही साबित कर रहा है, जहाँ पे यक्षासन 75 सालों से कैद था और आलोक भी मेरे बिना 100 साल कैसे रह पाओगी, ये तड़का को बोलता है। मतलब ये दो टाइमलाइन वाली बात सच हो सकती है। तो इसी को लेकर एक थ्योरी है कि थामा जो है वो एक शापित वॉरियर होगा जिसकी तड़का के साथ लव स्टोरी होगी, जिसके पुनर्जन्म की कहानी हम प्रेजेंट में देखने वाले हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक ट्विस्ट है। कहा जा रहा है कि जो उसका श्राप है वो मुंजा और स्त्री से जुड़ा होगा। सबसे पहले तो मुझे ये थ्योरी काफी पसंद आई क्योंकि ये यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स को पास्ट में जोड़ती है, और इसलिए मैं इस थ्योरी को और निखारना चाहता हूँ। तो शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, पर स्त्री और सरकटे की कहानी भी लगभग इतनी ही पुरानी है, और मुंजा की बहन को देखकर भी ये पता चलता है कि वो भी करीब 70-80 साल पुराना है। और भेड़िया मूवी के स्टार्ट में भी हमें अनिका की जो कहानी दिखाई जाती है, आगे पता चलता है कि वो भी लगभग उतनी ही पुरानी है। और इन सभी कैरेक्टर्स का पास्ट में एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, स्पेशली जब ये सभी एक ही यूनिवर्स का पार्ट है और इन सभी की ओरिजिन भी किसी श्राप टाइप की चीज से ही हुई है। जैसे कि जंगल उसी को भेड़िया चुनता है जो उसे काटना चाहता है, यानी कि अगर देखने जाओगे तो ये एक तरह का श्राप ही है। और अगर तुम वेयरवुल्फ की असली ओरिजिन भी देखने जाओगे तो वो भी एक शापित कहानी ही है, जिसमें एक राजा को ग्रीक गॉड ने श्राप दिया था, जिसकी बात मैंने डिटेल में इस वीडियो में की है। उसके बाद अगर हम स्त्री की बात करें तो वो भी भटकती है क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया है, जो कि किसी श्राप से कम नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये पहली मूवी है तो तब उन्होंने यूनिवर्स के बारे में नहीं सोचा था, और इसलिए इसका श्राप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर तुम पार्ट 2 में सरकटे को देखोगे तो वो स्त्री के श्राप की वजह से ही जन्मा था। कोई भी मुंजा को काले जादू करने की वजह से ही श्राप मिला था। पूरे फिल्म में उसे श्रापित ही बताया जाता है। तो बेसिकली हो सकता है कि थमा भी किसी श्राप की वजह से ही वैम्पायर बना हो। और अगर ये थ्योरी गलत भी हुई तो भी इन सभी कैरेक्टर्स की ओरिजिन जो पास्ट में सिमिलर टाइमलाइन में आती है या फिर सिमिलर टाइमलाइन के आसपास आती है, उसको लेकर कुछ तो ये लोग करेंगे। आई थिंक ऐसा देखा जा सकता है कि कैसे इन सबको एक ही समय पे किसी गॉड लेवल एंटिटी ने क्रिएट किया ताकि ये विलन से लड़ पाए। शायद यहाँ भी वही अधर्म का विनाश करने वाला कॉन्सेप्ट ये लोग यूज करेंगे। हाँ, ये सुनने में बहुत ही क्रेजी लग रहा है, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि इस यूनिवर्स में सभी चीजें क्रेजी ही है। वैसे ये सवाल तो है ही कि थमा नाम रखने के पीछे इनका रीजन क्या हो सकता है, जबकि वैम्पायर ऑफ विजयनगर काफी कूल नाम था। अब देखो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो मेरी थ्योरी है, जो इन तीनों के नाम से मेरे दिमाग में आई। आयुष्मान के कैरेक्टर का नाम आलोक है, जो प्रेजेंट टाइमलाइन के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ नवाज के कैरेक्टर का नाम यक्षासन है और रश्मिका के कैरेक्टर का तड़का, और ये दोनों पुराने जमाने के नाम लग रहे हैं। और अगर वाकई में पास्ट में आलोक और तड़का की लव स्टोरी हुई थी जहाँ पे वो मारा गया था, तो उसका एक नाम भी तो होगा, जो कि आलोक तो नहीं होगा क्योंकि वो उसके पुनर्जन्म का नाम है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थामा जो है वो उसी का नाम है, लेकिन पिछले जन्म का। हालांकि जब अनाउंसमेंट वीडियो आया था तो उसमें नवाज के डायलॉग सुन के मुझे ऐसा लगा था कि ये नाम उनका होने वाला है। इनके अलावा एक और है सबसे ऊपर, सबसे खतरनाक, जिसे अब लोग सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे।
लेकिन हमें पोस्टर और टीजर से ये पता चल गया कि उनका नाम यक्षासन होने वाला है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थमा हो ना हो वो आलोक का ही पिछले जन्म का नाम है। वैसे वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ को लेकर भी जब थमा का अनाउंसमेंट हुआ था वही से बातें चल रही है और स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में और मैन ऑफ कल्चर पे खुद डायरेक्टर ने ये बोला था कि इन दोनों की लड़ाई हो सकती है। तो ऐसा होने के कितने ज्यादा चांसेस है इस बात का अंदाजा तुम लगा सकती हो। हालांकि मेरी ऐसी थ्योरी है कि उनकी फाइट ऑलरेडी हो चुकी है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? देखो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर को वैम्पायर के बारे में बात करते हुए सुना था और जिस तरह से वो बात कर रहा था इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो वैम्पायर से पहले ही भिड़ चुका है। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेकर्स को आदत है टाइमलाइन के साथ खेल के कहानियों को इंटरकनेक्टेड करने की। जैसे कि भेड़िया के लास्ट में हमें दिखाया गया था कि कैसे बिट्टू और विक्की जना को लेने के लिए भास्कर के घर आए थे और तब हमें लगा था कि ये ऐसे ही बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जैसा कि टाइगर 3 में हमने कबीर को देखा था। वॉर 2 में उसका कोई भी हिंट नहीं था, लेकिन मेकर्स ने स्त्री 2 में बड़े ही अच्छे से इस चीज को इंटरकनेक्टेड कर दिया और एक्चुअली में पोस्ट क्रेडिट सीन भी मूवी में वैसा का वैसा था जो कि परफेक्टली कहानी में फिट बैठ रहा था। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही हो सकता है कि आलोक और भास्कर आपस में स्त्री 2 के इवेंट से पहले ही टकरा गए होंगे और अगर नहीं भी टकराए तो टकरा जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही शहर में रहते हैं। तो जिस तरह से भास्कर आलोक के बारे में जानता है आलोक भी उसके बारे में जरूर जानता होगा क्योंकि वो तो एक रिसर्चर है जो कि वैम्पायर पे रिसर्च कर रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे भेड़िया के बारे में पहले से ही पता ना हो। और वैसे भी इन दोनों की लोकेशन एक ही सिटी में रखना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि मेकर्स का सोचा समझा प्लान है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। खैर अब नेक्स्ट थ्योरी है वैम्पायर और स्त्री को लेकर क्योंकि इस यूनिवर्स के बाकी क्रिएचर्स की तरह वैम्पायर्स भी वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करते हुए नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि ये वैम्पायर्स कम और राक्षस टाइप पिशाच ज्यादा होंगे। बेसिकली वैम्पायर को हमारे यहाँ पिशाच ही कहा जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि स्त्री और वैम्पायर शुरुआत से ही दुश्मन होंगे और अपना आलोक जो है वो इस राज से पर्दा उठाने का काम करेगा। अब ये थ्योरी जितनी फैसिनेटिंग है उतनी ही सच भी हो सकती है क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया इन सभी कैरेक्टर्स की ओरिजिन एक ही टाइमलाइन में आती है। मतलब कि देखो यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी एग्जैक्ट एक ही टाइम पे एक ही समय पे जन्मे होंगे, मैं बस बता रहा हूँ कि इनकी जो ओरिजिन्स है वो बहुत ही आसपास होंगी और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि जब ये दोनों शक्तियाँ जन्मी तो एक दूसरे से कई बार भिड़ चुकी होंगी। यानी कि थामा मूवी में स्त्री के वंशज और पिशाचों में जन्मों जन्मों की दुश्मनी दिखाई जा सकती है। हालांकि एक प्रॉब्लम इस थ्योरी में ये है कि थामा में दुश्मनी वाला डिपार्टमेंट ऑलरेडी भेड़िया ने कैप्चर कर लिया है। वैसे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि स्त्री पोस्ट क्रेडिट सीन में आ सकती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो बेटा क्या है कि पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए हमें इनके नेक्स्ट फिल्मों को देखना पड़ेगा। इनकी नेक्स्ट फिल्म शक्तिशालिनी होने वाली है जिसमें लीड में शायद कियारा होने वाली है और उसके बाद भेड़िया 2 आएगी। तो एंडिंग में अगर कुछ हुआ तो इन्हीं 2 मूवीज को लेकर हो सकता है। मतलब कि या तो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में कियारा आडवाणी दिखेगी या फिर ज्यादा से ज्यादा भेड़िया। और श्रद्धा इसीलिए नहीं दिख सकती क्योंकि स्त्री 3 जो है वो 2027 में आने वाली है। तो अब फाइनली आते हैं इस मूर्ति पे। टीजर ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये जो मूर्ति है ये चामुंडा देवी की है और जब मैंने इसको लेकर रिसर्च किया तो मुझे पता चला यस तुम लोग सही थे, एक्चुअली में ये वही है। पर सवाल ये है कि वैम्पायर उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं और उसका जवाब ये है कि कई लोक कथाओं में पिशाच जो है उन्हें चामुंडा देवी का वाहन या फिर उनका साथी कहा गया है। यही नहीं बल्कि चामुंडा देवी पिशाचों का यूज कई बार राक्षसों के साथ लड़ाई में भी कर चुकी है। तो बेसिकली वैम्पायर्स के लिए चामुंडा देवी से अच्छा भगवान और कोई हो ही नहीं सकता। और यार मुझे इस तरह से लोक कथाओं पे रिसर्च करके वैम्पायर्स को पिशाच बना के अपने देसी रूट्स के साथ जोड़ना काफी अच्छा लगा क्योंकि सोशल मीडिया पे इसके कोरियन ड्रामा और हॉलीवुड के कुछ फिल्मों से कॉपी किया जाने को लेकर बातें हो रही है। और वैसे वो लोग सही भी है क्योंकि इसके कुछ सीन्स उनसे मैच तो हो रहे हैं। पर चामुंडा देवी ये साबित करती है कि मेकर्स ने विदेशी वैम्पायर से कॉपी नहीं की है बल्कि देसी पिशाच को लेकर एक रूटेड कहानी बनाने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं। हाँ लेकिन अगर मूवी में एक छोटा सा एक्शन या फिर लव के कुछ या फिर इन दोनों के रोमांस वाले कुछ शॉट्स या फिर कैरेक्टर का बिहेवियर हॉलीवुड या फिर कोरियन ड्रामा से थोड़ा थोड़ा मैच हो जाए तो मेरे हिसाब से इसे कॉपी नहीं कहेंगे बल्कि इंस्पिरेशन कहेंगे या फिर इंस्पिरेशन ही कहना चाहिए क्योंकि पिशाच को लेकर ये अपनी एक रूटेड कहानी बनाने का ट्राई कर रहे हैं, वरना इतना डीप तो नहीं जाते। कॉपी करने के लिए इन्हें बस एक कहानी
कहानी को उठाकर इधर सीधा पेस्ट करना पड़ता, जो कि इंडिया की बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी कर चुकी है और अब भी कर रही है। वैसे डीप कनेक्शन में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि भेड़िया 2 के बाद अगले साल इनकी नेक्स्ट फिल्म चामुंडा होने वाली है एंड आई एम डैम श्योर कि थामा मूवी में उस फिल्म के बीज पहले से ही बोए जाएंगे, क्योंकि हमने चामुंडा देवी की मूर्ति से एनर्जी निकलते हुए देखी है। तो हो सकता है कि चामुंडा मूवी के लीड में जो कैरेक्टर होने वाला है उसे इसी मूर्ति से अपनी पावर मिलेंगी, और अगर नहीं भी मिली तो वेम्पायर का जो चामुंडा से कनेक्शन दिखाया गया है वही काफी होगा चामुंडा मूवी में वेम्पायर्स को लाने के लिए या फिर इन दोनों कहानियों को जोड़ने के लिए। वैसे मैंने सुना था कि पहले चामुंडा मूवी SRK को ऑफर हुई थी पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब इसमें आलिया भट्ट को कास्ट किया गया है। पर हम मेन लीड के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि अगर SRK को इसमें रोल ऑफर हुआ था यानी कि इसमें कोई लीड कैरेक्टर मेल भी होने वाला है। पर हाँ, अगर लीड वाला रोल SRK को ऑफर हो रहा है तो तुम चामुंडा मूवी का लेवल समझ सकते हो। बेसिकली जिसको भी चामुंडा देवी की पावर्स मिलेगी वो महायुद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो डेमी गॉड होगा यानी कि देवी पुत्र या फिर पुत्री, और इसलिए शायद उसकी जितनी पावर्स किसी और कैरेक्टर्स के पास इस यूनिवर्स में नहीं होंगी। वैसे अगर तुम अब भी इस सीन के बारे में सोच के कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दूं कि चामुंडा देवी दुर्गा माता का ही उग्र रूप है, जिनको चंड और मुंड नामक राक्षसों का नाच करने के लिए जाना जाता है, और ये राक्षस उन्हीं में से कोई एक है। बाकी वेम्पायर और भेड़िया में कौन ज्यादा पावरफुल है जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो।